हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक कोरिलेशन। और इसी वीडियो में हम कवर करेंगे कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन एंड रेग्रेशन एनालिसिस, दैट इज सिंपल रेग्रेशन एंड मल्टीपल रेग्रेशन। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमारा जो है M4 का जो है जो हमने बाकी का कंटेंट था, दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कंटेंट्स कवर करे हुए थे, उसके बाद का ये वीडियो है हमारा जिसमें हम या मतलब ऐसे कह सकते हैं उसी सीरीज़ में दूसरा वीडियो है ये। ठीक है, ये हमारा एंडिंग वीडियो है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है? कोई भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है ये जो हमें हेल्प करता है विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोई भी रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। कोरिलेशन नाम से पता लग रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव होता है जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसे हम इनवर्स बोलते हैं, और एक लीनियर और नॉन लीनियर होता है। क्लियर है? ये हो गया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट वी हैव द मेथड्स। नाउ दो मेथड होते हैं हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड करने के। पहला होता है स्कैटर डायग्राम, जो आप इन फिगर में देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा है तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस टाइप का ग्राफ पे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर देखिए पूरे में अगर हमारे जो है ये स्कैटर्ड है तो जिसे हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। और अगर कुछ इस तरीके का है कि पहले अब जा रहा है फिर डाउन, दैट इज़ अ नॉन लीनियर। क्लियर है? तो ये इस तरीके के हमारे जो चार स्कैटर डायग्राम से हम पता कर सकते हैं। बट जनरली स्कैटर डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर मतलब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एकेटीव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो एक्स और वाई के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना हूँ तो आर एक्स वाई इक्वल्स टू होता है आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये मैंने सी ओ वी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बेसिकली कोवेरियंस होता है एक्स और वाई के बीच में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोवेरियंस क्या होता है। तो कोवेरियंस हमारा होता है 1/n समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, जहाँ पे एक्स बार और वाई बार के अपने ऑर्डिनरी मीनिंग्स है, दैट इज एक्स बार मीन्स मीन एंड वाई बार मीन्स वाई का मीन। क्लियर है? 1/n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? अगर 1/N लिखा होता है तो वो क्या होता है? दैट इज द टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। क्लियर है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन। ध्यान रखना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। क्लियर है? अब ये हमारा आर का जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो कोवेरियंस ये निकल के आता है और ये निकल के आता है। अब देखिए सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √1/n सिग्मा समीशन बोलेंगे इसको, सिग्मा नहीं बोलते हैं। जब इस तरीके से लिखा जाता है तो समीशन बोलेंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा वाई इक्वल्स टू √1/n समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या बना? इस तरीके से ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो, अगर ये 1/n है, अगर मैं नीचे से 1/n और 1/n दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 1/n²। इस पूरे रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा वो? भाई अगर मैं इस रूट को एक बार लिखूँ या इस रूट को पूरे के ऊपर लिखूँ, बात एक ही है। इस वाले रूट को हटा दूँ तो बात एक ही होती है ना भाई। अगर इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि √xy है मेरे पास, तो मैं इसको √x डॉट √y लिख सकता हूँ ना। क्लियर है? तो बस उसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 1/n² बन जाएगा और समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? 1/n² रूट के बाहर जाएगा तो 1/n आ जाएगा, 1/n से 1/n कट जाएगा तो कितना बचा? तो हमारे पास बचेगा सिंपली समीशन एक्स माइनस एक्स बार अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला रह जाता है जिसको मैं भी आगे पढ़ रहे होंगे। एक और फॉर्मूला निकल के आता है, इसका पर्टिकुलर पूरा प्रूफ है, बट ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि ये आपको जाना है आपको। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है। ये मैंने अलग लिख दिया है, कोई नहीं, ये अलग है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है, ये मेरे पास आर का फॉर्मूला आता है। ठीक है, और आर के फॉर्मूले में क्या है हमारे पास? ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो वो आप इस मेथड से सॉल्व करें, या अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया जो निकल के आया है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू अंडर रूट वाई माइनस वाई बार, ऐसे भी लिखते हैं समीशन वाई माइनस वाई बार। क्लियर है? और दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आया वो है आर इक्वल टू आर, अब दोनों एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में तो एक्स और वाई ऐसे ऐड कर देंगे। क्लियर है? इधर भी एक्स और वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमने इधर भी करना है। क्लियर है? ध्यान इस बात का रखना कि यहाँ पे मैंने समीशन एक्स स्क्वायर के ऊपर लगाया है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, जो सारे एक्स स्क्वायर के टर्म्स आएंगे उन सब का सम इस टर्म में आएगा। क्लियर है? और इधर समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि सारे एक्स वाली टर्म्स का आप सम ले लो, फिर उस पूरी क्वांटिटी जो सम आ रही है उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो दोनों में फ़र्क है, इसलिए ध्यान रखने वाली कंसेप्ट है। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख ले रहे हैं कोरिलेशन के ऊपर। तो अब देखिए मैंने इसमें कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया जिसमें हम रैंक निकालेंगे, वो सॉरी हमने कोरिलेशन निकालेंगे अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में। तो मैंने लिखा है फाइंड आर एक्स वाई, और इसको कई बार हम इस तरीके से भी देते हैं फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? तो अगर एक्स और वाई की आपको वैल्यू दी हुई तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आप एक्स का कॉलम बनाएंगे, वाई का कॉलम बनाएंगे। अब आपको पता है मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया? एन सिग्मा एक्स वाई। तो एन सिग्मा एक्स वाई के लिए हमें पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा और उसका सम फिर निकालेंगे। सिमिलरली समीशन एक्स समीशन वाई निकालेंगे। क्लियर है? और अंडर रूट करेंगे एन समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और सबका समीशन करके जो वैल्यू आएगी वो इधर पुट करेंगे। और यही हम समीशन एक्स स्क्वायर में, समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो समीशन एक्स आएगा उसका स्क्वायर लेंगे।
क्लियर है। इसमें समीशन वाई का स्क्वायर है, इसमें समीशन वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, वही काम। तो अब पहले एक्स वाई निकाला, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब एक्स वाई निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप सब कैलकुलेटर से करेंगे। कोशिश करिएगा 10 मार्क्स से ऊपर आप किसी भी क्वेश्चन को टाइम ना दें, क्योंकि सारे के सारे 10 मार्क्स से ऊपर के नहीं हैं, ठीक है। 10 मिनट से ऊपर जो है किसी को भी ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ से आ गया एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इन सब का सम ले लिया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 8 इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5368। अब देखिए मेरी भी मिस्टेक हो गई है इसे लिखने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप मिस्टेक ना करें, एक बार में सही चीज़ लिखें। ज़्यादा काटापीटी करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं रहती, ठीक है। मेरे तो एक वीडियो के पर्पस में बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा कट कर दिया है। बट अगर एग्जाम में कटो तो आप एक सिंपल लाइन बनाएं, उसके बाद ही कट करें, बहुत ज़्यादा उसको क्रॉस ना करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, आर की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी ये ऊपर हम पुट कर देंगे वैल्यू, नीचे हमने देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 10532, क्लियर है। तो 10532 हमने पुट कर दिया, माइनस 26 का स्क्वायर, मतलब समीशन एक्स जो आया वो हमने उसका स्क्वायर पुट कर दिया। सिमिलरली हमने एन वाई स्क्वायर करना है, तो एन की वैल्यू 8 है क्योंकि 8 डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। और समीशन वाई स्क्वायर तो 2808 हमने पुट कर दिया, दैट इज़ यहाँ से समीशन वाई स्क्वायर 2808 माइनस, अब ध्यान रखना 2808 का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। ये तो हमने वाई स्क्वायर निकाला, ये उसका समीशन लेके लिखना है, ठीक है। माइनस समीशन वाई स्क्वायर 142 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9804, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो ये दिखा रहा है कि हमारा एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स और वाई के बीच में। एनदर फार्मूला जो हमने यूज़ बताया था तुमको आपको, वो क्या बताया कि आर इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट ऑफ समीशन वाई एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, आर का फार्मूला आ गया, इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर समीशन अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है एक्स माइनस एक्स बार और वाई क्या है वाई माइनस वाई बार। क्लियर हो गया। तो ये हमने फॉर्मूला अभी क्या करा था, डिस्कस करा था इसी वीडियो में पीछे, ठीक है। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब एन ने एन से एन को काटा था, एन से एन को हमने जब कट करा था, क्रॉस करा था, ठीक है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हों, तो माइनस करने पर आंसर जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब जो है वैल्यूज़ ईजी हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कोरिलेशन वाला पार्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। इसमें देखिए इसको हम स्पेयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रैंक भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम आर एस या रो दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने आर एस कॉमा रो लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये होता है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का मतलब है कि बेसिकली उनकी रैंक्स में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उससे आप और समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ पे डी क्या है, डी है हमारा आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स क्या है रैंक ऑफ एक्स माइनस द रैंक ऑफ वाई, एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे। तो अब देखो, अब जो x की वैल्यू है वो हमने लिख दी है, ये y की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब आगे बढ़े, पहले रैंक निकालेंगे, x कैसे निकलती है रैंक x की वो समझते हैं। जो भी क्वांटिटी इस पूरी x में बड़ी है उसको 1 असाइन करिए, उसके बाद को छोटी 2, उसके छोटी 3, उसके छोटी 4, उसके बाद 5, क्योंकि 5 है इसमें तो 5 तो मिनिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी, और हमारी सबसे मिनिमम कितनी आएगी, मतलब जो हाईएस्ट रैंक जाएगी वो 1 जाएगी, और जो सबसे लोएस्ट रैंक जाएगी वो कितनी जाएगी 1 2 3 4 5, कोई भी फिफ्थ नंबर हमारा छोटा होगा तो फिफ्थ जाएगी, क्लियर है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 19 में 1 हो गया, इसमें दूसरा कौन सा हो गया 15, 15 के बाद 14 छोटा है तो 3 आ गया, 14 के बाद 12 आ गया, और 10 के बाद 10 पे 5 आ गया, क्लियर है। रैंक हमने इस तरीके से निकाल दी। सिमिलरली वाई के लिए देखो, तो वाई में सबसे बड़ी नंबर कौन सा है 60 है, तो 60 पे 1, 60 के बाद 50 है तो 50 पे 2, 50 के बाद 48 पे 3, 41 पे 4 और 50 पे 5, क्लियर है। रैंक ऑफ एक्स आ गया, रैंक ऑफ वाई आ गया, डी निकाल लो यहाँ से आर एक्स माइनस आर वाई, डी आ गया, डी का स्क्वायर कर दो 0 0 1 4 1 हो जाएगा, क्लियर है। समीशन डी स्क्वायर, इस पूरे का सम कर लो, ये समीशन डी स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 25 माइनस 1, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 1, आंसर आ गया 0.7, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है। बट जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन आता है जिसमें होता है टाइड रैंक कोरिलेशन। टाइड रैंक कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं 12 और एक 12 यहाँ पे लिख दूँ 14 की जगह, तो दो की सेम रैंक, तो दो की हमें सेम रैंक नहीं हो सकती। तो दो के लिए क्या हमारा कंसेप्ट चलता है वो इस तरीके से होता है, उसके लिए फॉर्मूला है आर एस इक्वल्स टू, आर एस बोलो या रो बोलो, इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस टी वाई डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे टी एक्स होता है टाइड रैंक एक्स की। अब टाइड रैंक एक्स की बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए हो सकती है, जितने भी हमारे बराबर हैं। जैसे कि मान लो इसी डेटा में अगर मैं ज्यूम करूँ तो मैंने आपको बताया एक 12 हो सकता है, 12 हो सकता है 12 3 बार आ रहा हो सकता है 12 2 बार ही आ रहा हो सकता है 15 2 बार आ रहा हो, ठीक है। 15 इधर भी हो 15 इधर भी हो, तो 15 और 12 दोनों 2 2 बार आ रहे हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा टी एक्स का मतलब हुआ कि टाइड रैंक जहाँ जहाँ पे एक्स की है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टी वाई जहाँ पे वाई में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे ये अप्लाई करना है। एम जी होता है नंबर ऑफ इक्वल रैंक्स या नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बोल सकते हो, क्लियर है। अब किस तरीके से करते हैं इन टाइप के सवाल को तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से, आपका रैंक कोरिलेशन वाला पार्ट क्लियर है। फिर रेग्रेशन एनालिसिस पे पढ़ेंगे।
तो अब देखिए हमारे पास है फाइंड रो और रैंक कोरिलेशन, तो हमारे पास मार्क्स हैं ए के, मार्क्स हैं बी के, क्लियर है। अब n इक्वल टू कितना है इसमें हमारा 8 आ गया, देखो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो n इक्वल टू 8 आ गया। अब मार्क्स से लिखा, मार्क्स भी लिखा, अब रैंक ए की कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सबसे बड़ा नंबर 75 तो 1 आ गया, 75 के बाद 60 है तो 2 आ गया, 60 के बाद कौन सा नंबर है हमारा, 60 के बाद है 45, तो 45 पे 3 आ गया, 45 के बाद हमारा सबसे बड़ा नंबर है 27, 27 देखो 27 पे 4 आ गया, क्लियर है। 27 के बाद अब आएगा 5, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। अब 27 के बाद कौन सा छोटा है, तो 20 हमारा छोटा है, तो 20 पे देखो आया 5, लेकिन 20 के 2 हैं। अब 20 के 2 हैं तो इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया M12, और M12 का मतलब हुआ कि 20 2 बार आ रहा है, तो हमने M1 मान लिया कि M1 जो है वो हमारा नंबर ऑफ रेपिटेशन है किसके लिए, 20 के लिए। तो हमने बोला M1 कितना है 2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि 20 2 बार आ रहा है। M1 किस लिए लिखा, क्योंकि ये रैंक है 20 की, सिंस द रैंक ऑफ मार्क 20 इज 2 है। तो और दूसरी चीज़ समझिए, 20 पे मैं कितना साइन करता भाई, 4 के बाद क्या आता है 5, क्योंकि 27 के बाद 4, 27 की रैंक कितनी है 4 है, तो 20 की कितनी आती, एक मिनट मैं इसको सीधा कर लूँ एक बार, ठीक है। तो अब देखिए 20 पे कितनी रैंक आती है हमारे पास 5 पॉइंट, वो 20 पे कितनी आती है 5 आती, इधर भी 20 पे 5 आती। अब दोनों पे सेम नहीं आ सकती, तो इन दोनों का मीन ले लेना है पोजीशंस का। तो इस 20 पे 5 आती, इस या अगले वाले पे कितनी आएगी 6 आएगी भाई, 5 और 6 ऐसी चलेगा कंसेक्यूटिव, तो 5th प्लस 6th डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जितनी भी आई टोटल एवरेज ले लेना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आंसर कितना है 5.5, तो दोनों को 5.5 असाइन करेंगे, तो 5.5 5.5। अब अगली पोजीशन को क्या नंबर देंगे आप, 5 और 6 नहीं देंगे, आप 7 देंगे, क्योंकि 6 कवर हो गया। इसी तरीके से अगर 20 3 बार होता तो क्या होता, 5 6 7 और 7 इन तीनों का मीन लेते, दैट इज 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, इससे मीन आके वो आप 5 6 7 पे रखते, मतलब 20 जहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ वहाँ पे रखते, और उसके बाद जो भी नंबर आता है वहाँ से आप 8 से स्टार्ट करते, क्योंकि 5 6 7 कवर हो गया, इसलिए इधर 5 और 6 कवर हो गया तो अब 7 रखेंगे। तो 27 के बाद सबसे छोटी, वो 20 के बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 15 है, तो 15 पे आप 7 दे दिया, 13 पे 8 दे दिया, क्लियर है। इस तरीके से हमारा 8 हो गई, क्योंकि 8 अब फाइनल आपको पता है कि n इक्वल टू 8 है, तो 8 ही आना है लास्ट में, क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा भी नहीं है 8 लास्ट में आएगा, दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए 13 2 बार आ रहा होता तो ये 8 प्लस 9 इस तरीके से भी हो सकता था। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि 13 के बाद वैसे 13 2 बार अगर आता तो वो 7 और 8 पे आता, इस तरीके से आता, समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से हमारा जो है मार्क्स ए के आ गए, उसकी रैंक आ गई। सिमिलरली अगर बी के लिए बात करूँ तो बी के लिए देख लो, 70 की 1 रैंक हो गई, 70 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू 55, तो 55 पे 2 हो गई, 55 के बाद 50 है, तो 50 पे आ गई 3, 50 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है इसमें 30 है, तो देखो 30, अब 53 पे थी, तो 30 पे कितनी हो जाएगी 4, इस 30 के लिए 5, इस 30 के लिए 6, तो 4 5 6 पोजीशन कवर होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, M2 दिखा रहा है 30 की रैंक 3 बार, ठीक है, जितने रिपीटेशन है वो आपने लिख दिया, 4th 5th 6th हैविंग सेम 30, सो एवरेज, तो अब एवरेज निकालेंगे तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 5। अब 5 हम 30 की जगह सब जगह प्लेस करेंगे, 30 पे देखो 5 लिख दिया, इस 30 पे भी 5 लिख दिया, इस 30 पे भी 5 लिख दिया। अब 30 के बाद अब 4 5 6 कवर हो गई, अब 7 से चालू करेंगे, 30 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी 25, तो 7 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। अब कोई वैल्यू रह गई, सारी की सारी वैल्यू मेरी कवर हुई, तो 7 आ गया, और 10 आ गया तो उस पर 8 आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, डी निकाल लिया, अब आर ए माइनस आर बी वैसे ही चलेगा, तो आर ए माइनस आर बी कर दिया, जैसे माइनस कर देना है पूरे सारी वैल्यूज़ को, डी स्क्वायर निकाल लेना है, इसका सम निकाल लेंगे, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब देखो आर इक्वल्स टू मैंने फॉर्मुला बताया था 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 81.5 आ गई, क्लियर है, प्लस 1/12, नोट्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना, क्लियर है। अब देखो अब 1/12 चलेगा, समीशन, अब मैंने टी एक्स और टी वाई को दोनों को एक ही में मर्ज करके लिख दिया है, तो समीशन M1, अब क्योंकि ये हमारे दोनों एक्स की, ये हमारी एक्स की है और ये हमारी किसकी है वाई की है, ये एक्स की है और ये वाई की है, ठीक है, तो ये एक्स के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, हमारा वाई के लिए हो गया। तो फिर देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, तो अब M1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस M2 स्क्वायर माइनस 1, अब मैं इसको M1 क्यूब माइनस 1 लिखूँ, या मैं M1 ब्रैकेट में M1 स्क्वायर माइनस 1 लिखूँ, बात एक ही है, क्लियर है, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला ये था, मैंने वो डायरेक्ट लिखा हुआ था टी एक्स का, ठीक है, और ये टी वाई के लिए हो गया, क्लियर है। अब इस तरीके से मान लो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 20 के, अब जैसे यहाँ पे 20 के 2 थे, ठीक है, मान लो 20 के बाद कोई भी और वैल्यू होती है उसके और होते, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर दें, M1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस M2 स्क्वायर माइनस 1, और इधर इस वाले को आप नाम दे सकते थे M3, ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो, या इसको ऐसे दे सकते हो MX1, तो ये X1 को दिखा रहा है, मतलब सारी X वाली सीरीज़ का दिखा रहा है, और ये Y वाली सीरीज़ का दिखा रहा है, बाद में दोनों का एडिशन ही करना है, तो बात एक ही है, तो हमने लिख दिया 2 ब्रैकेट में 4 - 1, अब वही है, अगर आप क्यूब करके लिखो तो बात एक ही है, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट 9 - 1, इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। अब इसका आंसर 0 आने का मतलब है कि कोई भी एसोसिएशन नहीं है, और अगर इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है तो बेसिकली कुछ एसोसिएशन हमारा है, ठीक है, 0 का मतलब है कि कोई भी एसोसिएशन नहीं है इनकी रैंक्स के बीच में। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया रैंक कोरिलेशन का टॉपिक और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और एक टाइड रैंक कोरिलेशन, क्लियर है, ज़्यादातर टाइड रैंक कोरिलेशन आता है, क्लियर है, AKTU एग्जाम्स की अगर हम बात करें। अब आगे बढ़ते हैं रेग्रेशन एनालिसिस पे। अब देखिए रेग्रेशन एनालिसिस में क्या है, रेग्रेशन इज बेसिकली एन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, तो 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में हमारी जो है एक एवरेज रिलेशनशिप निकालने के लिए,
सबसे पहला है हमारे पास सिंपल, दूसरा है मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेगा। बट सिंपल पहले समझेंगे। सिंपल के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। अब वाई ऑन एक्स का मतलब हुआ कि वाई एक्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है और एक्स वाई के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है। पहले उन दोनों की इक्वेशन देखते हैं। तो वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगी, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, क्लियर है। और एक्स अगर वाई के ऊपर कर रहा है तो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई बन जाएगी, क्योंकि एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अब ये होती है हमारी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे जो b होता है ये, इसे हम बोलते हैं b इक्वल्स टू बी वाई एक्स, क्योंकि हम y और x के बीच में निकालना है। तो y ऑन x निकलेगा तो बी वाई एक्स लिखेंगे। अब इसको हम कई बार b से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट जब आप इसे एग्जाम में लिख के आएंगे तो यहाँ पे एक बी वाई एक्स ऐसे लगा देना, या ऐसे लिख दें जैसे मैंने लाइन लिख दी, क्लियर है। तो b इक्वल टू क्या हो गया, बी वाई एक्स हो गया। इसे हम कहेंगे रेग्रेशन कोएफिशिएंट। इस पर आगे मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए हैं, सारे के सारे AKT एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो मिस मत करिएगा, सब समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाई समीशन एक्स एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ऊपर वाला पार्ट तो आपको वहीं से याद हो गया होगा, कौन से वाले फॉर्मूले से, कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से, क्लियर है। नीचे वाले पार्ट में वाई के बाद क्या लिखा है एक्स, तो जो बाद में लिखा है उसकी क्वांटिटी को नीचे लिख देना रूट हटा के, क्लियर है, रूट हटा के, और जो मल्टीप्लाई के बाद वाला पार्ट वो हटा दिया, क्लियर है। तो इसमें x है तो n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये याद करने की इसकी ट्रिक हो गई। बी एक्स वाई के लिए भी देखो वही है, ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है, लेकिन नीचे क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि y लास्ट में लिखा हुआ है, तो n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और इसके बाद जो था अंडर रूट n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, तो वो वाली टर्म हट गई। तो जब y है तो y के लिए टर्म्स लिखी जाएंगी, जब x है तो x वाली टर्म्स लिखी जाएंगी। ये आ गया बी वाई एक्स का फॉर्मूला। बी वाई एक्स को हम क्या बोलते हैं, रेग्रेशन कोएफिशिएंट, और बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं, रेग्रेशन कोएफिशिएंट। दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं, बट ये y ऑन x है और ये x ऑन y है, क्लियर है। अब देखिए बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला निकलता है आर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो आर तो लगेगा ही, वाई अपॉन एक्स है तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स कर दो, क्लियर है। बी एक्स वाई है तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कर दो, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, बी एक्स वाई के दोनों, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ बेसिकली जो हमारा बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल मॉडल के वो भी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट की, इनके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है KTU में 2 नंबर में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू दी हुई है तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ऐसे समझिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको आर स्क्वायर मिलता है, और आर स्क्वायर क्या होता है, रेग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, क्लियर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो स्क्वायर होता है वो हमारे, या ऐसे बोल सकते हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द रूट ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, दैट इज रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स, क्लियर है। जो भी हमारे रेग्रेशन कोएफिशिएंट आएंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके रूट ले लूँ तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, और आर इसको नोट कर रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हुए तो आप क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा रेग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो निकाल सकते हैं, क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी है कि बट ये इतनी यूज़ में नहीं आती कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट एनी वन अगर कोई भी ग्रेटर है यूनिटी से तो अगला वाला जो है वो यूनिटी से छोटा होगा, यूनिटी मीन्स 1, क्लियर है। 3 प्रॉपर्टी है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को डिवाइड करेंगे अगर 2 से सम को, तो जो आंसर आएगा वो रेग्रेशन कोएफिशिएंट से ज़्यादा आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन के, बट नॉट ऑफ स्केल, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव सेम साइन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कि मान लीजिए अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स दोनों के साइन हमारे नेगेटिव हैं तो जो रेग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन आएगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, दोनों के डिफरेंट तो होंगे हो ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बी एक्स वाई की बात करें तो अगर इसका नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, रूट के बाहर तो आंसर आएगा, बट आप आर पे साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्लियर है। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस रहेगी, क्लियर है। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, 3 और 5 तीनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं अब इसके एंगल बिटवीन द टू रेग्रेशन लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू रेग्रेशन लाइंस। तो एंगल देखिए कैसे निकालेंगे, तो वाई ऑन एक्स, जब मैंने वाई ऑन एक्स की इक्वेशन लिखी तो क्या लिखा था, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखा था। बी वाई एक्स को कैसे लिखते हैं, आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब इस इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब इस टाइप की इक्वेशन लिखी हो तो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके से पढ़ा हुआ है ना। तो एम क्या होता था, स्लोप होता था, या आप ऐसे बोलो इस इक्वेशन को 2 तरीके से लिखते थे, वाई माइनस वाई बार एम एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या है, बी वाई एक्स, तो मतलब स्लोप कितना हो गया इसका m1, जिसको हमने नाम दे दिया आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। m1 क्यों नाम दिया, क्योंकि ये पहली इक्वेशन का हमारा स्लोप है तो इसलिए m1 बोल दिया। अब एक्स ऑन वाई की इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ से क्या करा, बी एक्स वाई को हमने लिख दिया आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, बट हमें पता है कि फॉर्म किसकी होती थी, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की, वो होती थी वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स बार, ये होती थी। तो हमें इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, जबकि ये है किसमें, एक्स माइनस एक्स बार इधर है और एम को इधर लाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो ये चीज़ क्वांटिटी है वो इधर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, अब ये आर नीचे जाएगा, सिग्मा वाई ऊपर जाएगा, सिग्मा एक्स नीचे आएगा, तो सिग्मा वाई अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स, ये एक्स माइनस एक्स बार के साथ चला गया, ये वाई माइनस वाई बार। अब ये देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन क्रिएट हो गई,
अब इसमें m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इधर से हमने लिख दिया m2। क्लियर है, ये हमारा हो गया m1 m2 स्लोप। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि एंगल निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में m1 m1 प्लस m1 m2, ये पढ़ा था भाई, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने जब tan थीटा का जब हम पढ़ रहे थे फॉर्मूला, वो tan थीटा का जब हम एंगल निकाल रहे थे दोनों लाइन्स के बीच में, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था 12th क्लास में, ठीक है। एंड आई होप आपने पढ़ा भी होगा ये वाला फॉर्मूला। तो नाउ वी नो दैट कि tan थीटा जो होता है वो प्लस माइनस, अब मैंने मॉड को हटा के क्या कर दिया, प्लस माइनस लिख दिया, बातें की है, तो प्लस माइनस m1 माइनस m2 m1 m2 प्लस 1, अब m1 m2 प्लस 1 लिखूँ या 1 प्लस m1 m2 लिखूँ, बातें की है, ठीक है। तो अब देखो m1 माइनस m2, तो m1 की जगह वैल्यू रख दी, m2 की जगह वैल्यू रख दी, अब सब जगह वैल्यू रख दी। अब देखो क्या करा, अब m1 m2 प्लस 1 मैंने बोला कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्लियर है, अब देखो 1 लिख दिया, m1 की वैल्यू दी, m2 की वैल्यू लिख दी, r से r कट गया, सिग्मा y का स्क्वायर बचेगा, नीचे सिग्मा x का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, अब देखो करा क्या, अगले स्टेप में हमने क्या करा, ऊपर से सिग्मा y अपॉन सिग्मा x को कॉमन निकाल लिया, तो देखो यहाँ तो r बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने r को भी 1 अपॉन r को भी कॉमन ले लिया, तो जब 1 अपॉन r को कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा r स्क्वायर, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, r से r कट जाएगा तो एक r रह जाएगा, वही बन गया r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे हमारा 1 अपॉन r इधर से कॉमन निकाली जाए तो इधर 1 बचेगा। क्लियर है, नीचे आओ, नीचे अगर देखेंगे तो हमने 1 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लिया, क्योंकि सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो इधर कितना बचेगा, 1 अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर मैंने पूरे से कॉमन निकाला, तो इधर तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो हमें 1 मिल गया, इसलिए इधर सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख दिया, इधर सिग्मा वाई का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, क्योंकि r से r तो पहले कट चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखो अब क्या करा हमने, अब ये सिग्मा वाई रहा, ये सिग्मा एक्स रहा, 1 अपॉन r भी वैसी रहा, अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया, इस सिग्मा एक्स ने इसकी पावर को कट कर दिया, तो सिग्मा एक्स बचा, एक सिग्मा एक्स बचा, इधर कितना बचा, r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करा, r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r को एक तरफ लिख दिया और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को अलग लिख दिया भाई, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग लिख दिया और r वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और ये अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पे एक कंसिडरेशन थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई नहीं, वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हम थीटा मानते हैं, दोनों एंगल्स के बीच में जो एंगल मानते हैं वो कैसा मानते हैं, एक्यूट एंगल मानते हैं। लेट थीटा भी है ना एक्यूट एंगल, और अगर एक्यूट एंगल होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे, तो इसको हम 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन में r भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ जो है गेटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और फॉर्मूले के बाद अब क्वेश्चन पे आएंगे तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सारे के सारे मैंने फॉर्मूले इसमें बता दिए हैं। अब देखिए, अगर r इक्वल टू 0 है और r इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, क्लियर है, तो अगर r की वैल्यू हमारी 0 होगी तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का। पुट करके देख लीजिए, r की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो 1 माइनस 0 0 अपॉन में 0, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। tan थीटा इन्फिनिटी कब देता है, 90 के लिए या π/2 के लिए, बातें की वो है। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया है। अब मैंने r की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखी, तो प्लस माइनस 1 रखूँगा तो 0 बन जाएगी पूरी क्वांटिटी। क्लियर है, पर 0 अपॉन 1, अगर मैं 1 माइनस 1 कर दूँ और स्क्वायर करूँगा, चाहे प्लस का करूँ चाहे माइनस 1 का करूँ, स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 दैट इज 0। और 0 का tan थीटा 0 कब देता है, 0 पर देता है और पाई पर देता है भाई, tan 0 0 होता है और tan पाई भी 0 होता है। क्लियर है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो जब r की वैल्यू 0 होगी, मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, रेग्रेशन कह रहा हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जब हमारी 0 होगी तो थीटा कैसा होगा, दोनों एंगल्स के बीच में लाइन कैसा एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। और जब r की वैल्यू मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो दोनों एंगल्स जो लाइन्स के बीच में बन रहे होंगे तो एंगल हमारा कितना होगा, 0 होगा या हमारा पाई होगा। क्लियर है, अब 0 या पाई का होना मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेंगी, या तो बोल दो कंसाइड करेंगी या दोनों अलग अलग एंगल्स पे होंगी। क्लियर है, बट कंसाइड करेंगी। क्लियर है, अब देखिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज x इन ईयर्स ऑफ कार्स एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ y 100 रुपीज़। क्लियर है, अब एक आपको एनुअल कॉस्ट दी हुई है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AKT में आ चुका है। ईयर्स कार्स एज दी हुई है, कार की एज ईयर्स में, ठीक है, और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है वाई में। क्लियर है, 100 रुपीज़ में, इन 100 रुपीज़, मतलब अगर 15 लिखा हो तो 1500 है, 18 लिखा तो 1800 है। क्लियर है, आगे बढ़े, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस फॉर अ 4-year-old कार आफ्टर फाइंडिंग द रेग्रेशन इक्वेशन। तो पहले तो पता लग गया कि हमें रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम कैसे पता लगता, तो ये ऐसे पता लगता क्योंकि हमसे पूछी गई है कॉस्ट मेंटेनेंस कार की 4 साल बाद, तो 4 साल बाद मतलब हमसे x की वैल्यू पुट करा रहे हैं 4, तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। मतलब यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे जो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वो y ऑन x निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पुट करनी है और फिर मुझे y मिलेगा। तो यहाँ पे y क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि 4 साल मुझे रखना पड़ेगा वैल्यूज जो इक्वेशन आएगी, और y जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, किसके ऊपर, x के ऊपर। एक बात यहाँ से कंफर्म हो गई कि मुझे इसमें क्या निकालना है, by(x) निकालना है। वैसे भी अगर मैं देखता तो मुझे पता है, क्वेश्चन से पता लग रहा है कि एज
के ऊपर क्या मेंटेन करेगा, डिपेंड करेगा भाई एज जो है वो मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एज के ऊपर। भाई जैसे जैसे व्हीकल पुराना होता चला जाएगा तो उसकी कॉस्ट की मेंटेनेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, कॉमन सेंस है, क्लियर है। आप देखो ना, ईयर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि व्हीकल पुराना हो रहा है, इंजन पुराना हो रहा है, हर चीज़ उसके पार्ट्स पुराने हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी तो मैंने आपको दो तरीके से बता दिया किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, वाई ऑन एक्स मांगा गया है या एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है हमसे, वाई ऑन एक्स मांगा गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने, वाई की वैल्यू लिख दी। अब मुझे क्या निकालना है, बी वाई एक्स पहले निकालना होगा। किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अब निकालना क्या है, वाई का एक्स के ऊपर, तो बी वाई एक्स निकालूंगा, ठीक है। तो बी वाई एक्स में निकाला तो इसका फॉर्मूला पहले लिख दिया। अब क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, तो मैंने एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल लिया। समीशन एक्स समीशन वाई तो यहीं से मिल जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दिया और सबका समीशन ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर निकाल दीजिएगा, क्लियर है। ये सब क्वेश्चन आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो बी वाई एक्स जब निकालेंगे तो एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स अपॉन समीशन वाई, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करी तो इसकी एन की वैल्यू कितनी है, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 हो गया, इंटू समीशन एक्स वाई कितना है 533 माइनस समीशन एक्स 25 इंटू 99 डिवाइड बाई एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी है 165, तो 165 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, ये समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0.95, ये आ गई बी वाई एक्स की वैल्यू। अब आपको इरिगेशन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, बी वाई एक्स चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार कैसे निकालेगा, सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय एन, यही तो करते थे मीन में। भाई मीन क्या होता है, एवरेज होता है, सारी क्वांटिटीज़ का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5, 25 बाय 5 दैट इज 5। सिमिलरली वाई बार निकालेंगे तो 99 बाय 5 दैट इज 19.8। अब इसमें पुट कर दिया तो वाई माइनस 19.8 इक्वल्स टू 0.95 एक्स माइनस 5। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई पहली, ठीक है, जो हमसे पूछी गई थी आफ्टर फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन। अब रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब इससे आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू 4 पे कॉस्ट निकालनी है। x क्या है, एज इन ईयर, तो एज आपको इसमें रखनी है। y की आंसर आ जाएगा दैट इज 18.85। अब ये किस में आएगी, 100 रुपीज़ में, तो 18.85 100 रुपीज़, या ऐसे बोलो 1885 रुपीज़, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस सबके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है वेरिएंस का वेरिएंस। आपको वेरिएंस 9 दिया हुआ है, क्लियर है। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। एक्स बार वाई बार दिया हुआ है, वो एक्स बार और वाई बार आपसे पूछा गया है, सिग्मा वाई पूछा गया है और आर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे उसे बता देंगे। देखो सबसे पहला काम, हमेशा ध्यान रखना कि जो दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दी होती हैं उसके थ्रू मीन पास करता है, मतलब मीन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। दैट मीन्स इक्वेशन पासेस थ्रू द मीन वैल्यूज़। क्या बोला मैंने बोला कि जो रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशंस होती हैं जो ये आपको दोनों दी हुई हैं वो मीन से पास करती हैं, मीन वैल्यू से पास करती हैं, मतलब मीन की वैल्यू उसे सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका मतलब समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा तो जो आंसर आएगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर वो कैसा आएगा, वो उन एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ को दे देगा मुझे, क्लियर है। तो बस यहाँ पे यही पॉइंट था कि रिग्रेशन लाइन जो होती हैं वो हमारी मीन की वैल्यूज से पास करती हैं, या ऐसे बोले कि मीन की वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर सेटिस्फाई करती हैं तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो एक्स बार और वाई बार का आएगा, क्लियर है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कैलकुलेटर में बहुत बार बताया ये, इफ़ यू फॉलोड माई प्रीवियस वीडियोज़। तो अगर मैं मोड पे क्लिक करूँ तो मोड पे अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, क्लियर है। अब आया मेरे पास अननोन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो अननोन है, तो हमने 2 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना कोएफिशिएंट की वैल्यू है 8 लिख दिया, क्लियर है। वाई की वैल्यू -10। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 66 जो इस कैलकुलेटर का फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि +66 इस साइड नहीं रहना चाहिए, 66 उस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा -66 हो जाएगा, -66 हो जाएगा। इस 66 को उस साइड भेजिएगा, ये इधर 214 था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसको भी उधर भेजते, क्लियर है। तो अब लिखेंगे -66, क्लियर है, क्योंकि इस कैलकुलेटर का जो स्टैंडर्ड साइज़ है सॉल्व करने का, जो स्टैंडर्ड है तरीका सॉल्व करने का, वो इस 66 को इधर लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब इस वैल्यू को जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा इस तरफ रहनी चाहिए, इक्वल टू साइन के बाद, क्लियर है। -66 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी हो गई 40, B2 की वैल्यू -18 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 214, तो 214 आंसर कितना आ रहा है 13। पहली वैल्यू आई 13 और दूसरी वैल्यू कितनी आई 17। तो देखो यही मैंने लिख भी रखा है, एक्स बार इक्वल टू 13 एंड वाई बार इक्वल टू 17। तो यहाँ से आपको एक पार्ट का आंसर मिल गया। इससे क्या पता लगता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप एक्स बार वाई बार निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। अब निकालेंगे सिग्मा वाई, कैसे निकालेंगे देखिए, बट सिग्मा वाई निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा आर, ठीक है। कैसे निकलेगा, आप पहले आर को समझते हैं। देखो जो दोनों इक्वेशन दी हुई थी उससे पहले आपने पहले एक्स की इक्वेशन बना ली और इससे वाई की। अब आपको कैसे पता लगेगा कब कौन सी बनानी वो भी पता लग जाएगा, बहुत आराम से चलते रहो। आपने मान लिया पहली इक्वेशन से निकाल ली एक्स की वैल्यू, तो मैंने पहली इक्वेशन से निकाल ली एक्स की वैल्यू, मैंने दूसरी इक्वेशन से निकाल ली वाई की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बी एक्स वाई तो दिखा रहा है भाई, ये एक्स ऑन वाई है इक्वेशन, तो एक्स ऑन वाई का मतलब क्या हुआ कि ये जो वाई के साथ वैल्यू अटैच होगी वो क्या किसकी होगी, बी एक्स वाई की, क्योंकि एक्स ऑन वाई है भाई, एक्स इधर लिखा हुआ है वाई इधर लिखा हुआ है, तो ये बी एक्स वाई की क्वेश्चन हो गई, ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स ऑन वाई की क्वेश्चन है, तो वाई के साथ जो वैल्यू लिखी होगी किसकी होगी, बी एक्स वाई की, अभी दिखाया था फॉर्मूला, तो बी एक्स वाई की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने वाई के अकॉर्डिंग निकाली दूसरी वाली क्वेश्चन, तो बी वाई एक्स कितनी हो गई, 40/18 आ गया इसकी वैल्यू, क्योंकि माइनस से माइनस कर दिया तो 40/18। अब ये किसकी क्वेश्चन हो गई, वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स कौन सा होता है, बी वाई एक्स कोएफिशिएंट होता है इसका, तो ये हमने निकाल दिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब आर निकालना है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट होता है इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है, अंडर रूट कितना है 1.6, लेकिन ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो यहाँ पे अगर आंसर 1.6 आ गया, मतलब जो हमने वैल्यू अज्यूम करी है कि एक्स को इस इक्वेशन से निकालो, वाई को इस इक्वेशन से निकालो, ये गलत है, तो हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन से वाई की वैल्यू और दूसरी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू। क्लियर है, तो एग्जाम में इस टाइप का सवाल एक बार आया हुआ है, कैलकुलेट रेग्रेशन कोएफिशिएंट, तो कुछ में क्या करते हैं बच्चे, इसको लिख आते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने मन से ज्यूम तो करा बट आंसर सही नहीं आ रहा था, तो हमें डिस्कार्ड करके दूसरा चेंज करना था, तो हमने क्या करा, पहली क्वेश्चन से वाई की वैल्यू निकाली। क्लियर है, तो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल दी पहले से, और दूसरे से एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से बी वाई एक्स जब मिलेगा तो क्या मिलेगा 0.8, और ये एक्स वाई मिलेगा तो कितना मिलेगा 0.45, इन दोनों का रूट लेंगे तो कितना आ गया 0.6, और ये देखो रेंज के अंदर है, आर की वैल्यू कितनी है -1 से 1 के बीच में, तो 0.6 आ गया, दैट मीन्स ये करेक्ट वैल्यू है, हमने इसको चुन लिया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.6, हमने सी वाला पार्ट पहले सॉल्व कर दिया। अब बी वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि सिग्मा वाई निकालना था, सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स हमें दिया हुआ है भाई, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स निकाल लोगे अंडर रूट लेके। क्लियर है, आर की वैल्यू आपको पता है, अब सिग्मा वाई निकाल लोगे निकालोगे, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, भाई यही तो दिया हुआ है आपको, सिग्मा क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 3, या आप ऐसे बोलो कि आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई आपको निकालना है, ऐसे बोल दो, समझ में आ रही है बात। भाई आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 3 दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया 3 आ गया। अब अब आप देखिए आर इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 है, अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये 0.45 कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स अपॉन वाई, बी एक्स वाई का, तो बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, दैट इज 0.45 बी एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, और बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है 0.8। अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लो, सिग्मा वाई की वैल्यू दोनों से आ जाएगी, क्योंकि आपको आर को वैल्यू पता है, एक सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, इसमें भी देखो आर की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, ये 3 आ गई, ठीक है, तो यहाँ से आपने सिग्मा वाई की वैल्यू निकाली जो कितनी आई 4 आ गई। क्लियर है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई हैव सेम मीन, मैंने क्वेश्चन को छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में लंबा से लिखा हुआ था, बट जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता देना है। एक्स और वाई दोनों के सेम मीन है, 2 रिग्रेशन लाइन दी हुई है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी और एक्स इक्वल्स टू अल्फा वाई प्लस बीटा। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना है, ये वाई ऑन एक्स है और ये एक्स ऑन वाई है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी नहीं था, सारे पार्ट्स इस तरफ थे एक्स और वाई के, तो इसलिए मैं पहले डिस्कार्ड और ये सब करना पड़ा था, इसमें नहीं करना पड़ेगा, ये वाई ऑन एक्स है और ये एक्स ऑन वाई है, वही मैंने यहाँ से लिख दिया है, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू, यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई ए, यहाँ से बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई अल्फा। क्लियर है, आगे बढ़े, शो दैट बी अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस अल्फा, फाइंड ऑल्सो द कॉमन मीन। ठीक है, अब पहले तो मुझे बी अपॉन बीटा की वैल्यू दिखानी है, फिर दिखाना है कि कॉमन मीन कितना होगा। ठीक है, तो वी नो दैट एक्स बार एंड वाई बार पासिस थ्रू द रिग्रेशन लाइन, मैंने अभी बताया कि मीन की इक्वेशन जो है पास होती है, मीन की वैल्यूज पास होती हैं, तो पास होती हैं मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर है, तो रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कितना होता है, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब मैंने कॉमन मीन जो दोनों का सेम मीन है उसे मैंने एम नाम दे दिया कि एक्स बार और वाई बार दोनों सेम है, तो यहाँ पे बोल दिया ना कि एक्स एंड वाई हैव सेम मीन, तो अगर मैं एक्स बार और वाई बार अलग अलग बोलूँ बात एक ही है, मैं इन दोनों को एम बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने एम लिख दिया एक्स बार की जगह और वाई बार की जगह भी क्या लिख दिया, एम लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख दिया, तो वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एम 1 माइनस ए। क्लियर है, तो मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस एम 1 माइनस ए। अब m मतलब इस तरफ हमने कर लिया और मैं m को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आ गई क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोल दिया। क्लियर है, अब रेग्रेशन लाइन निकाली x और y की, तो x और y क्या होती है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। क्लियर है, इसको x माइनस एक्स बार को मैं ढंग से बना दे रहा हूँ, ये x माइनस एक्स बार हो गया, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब x माइनस एम लिख दूँ, बी एक्स वाई वाई माइनस एम लिख दूँ। अब यहाँ से भी मैंने x को इधर करा, अल्फा वाई प्लस एम 1 माइनस अल्फा। अब इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब देखो, अब अगर आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, क्योंकि दोनों y ऑन x हैं, ये भी y ऑन x है। ठीक है, ये कब है, जब हमने x और y बार को m मान लिया, मीन को मान लिया, और x बार और y बार पास होती हैं तो ये लिख दिया। क्लियर है, और ये तो इक्वेशन आपको पता ही है ना, पास होती हैं वो भी पता है। ठीक है, अब देखिए, तो जब इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करा तो y और y को इक्वेट कर सकता हूँ, तो y और y को इक्वेट, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो ax प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, ax प्लस एम 1 माइनस ए के, तो ax इधर वाला कट जाएगा, बचा क्या, b इक्वल्स टू एम 1 माइनस ए, b इक्वल टू एम 1 माइनस ए, या ऐसे बोलूँ, ये पहली क्वेश्चन बोल दो। ठीक है, अब दूसरी और चौथी को कंपेयर करो,
ये दूसरी है और ये चौथी है। इसमें भी देखो x और x ये दोनों बराबर है, मतलब LHS LHS इक्वल टू RHS RHS भी इक्वल होंगे। तो अल्फा वाई प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा वाई प्लस एम वन माइनस अल्फा। तो अल्फा वाई ये अल्फा वाई को कट कर देगा, बीटा इक्वल्स टू वन एम वन माइनस अल्फा, ये लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि आंसर क्या चाहिए आपको, बी अपॉन बीटा। तो बी अपॉन बीटा को डिवाइड कर दिया, आंसर एम से एम कट गया, बचा वन माइनस ए अपॉन वन माइनस अल्फा। ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब आपसे पूछा गया है एम की वैल्यू क्या होगी, वो देखो कैसे निकालेंगे। तो अभी आपने देखा कि मीन की इक्वेशन क्या होती है, पास होती है रिग्रेशन लाइन से। तो हमने क्या लिखा था भाई, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, वाई ऑन एक्स की, वाई इक्वल्स टू अल्फा एम प्लस वो सॉरी एक्स की क्या थी, एक्स की थी अल्फा वाई प्लस बीटा। तो हमने एक्स की जगह क्या लिख दिया, एम लिख दिया, और वाई की जगह क्या लिख दिया, एम लिख दिया। क्यों लिख दिया बताओ, इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम देखें, मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन मीन से पास होती है, मीन से पास होती है तो एक्स बार इक्वल्स टू अल्फा वाई बार प्लस बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि पास होती हैं। और पास होती हैं तो इन दोनों को माना क्या है हमने, एम माना है, तो इधर एम लिखता हूँ, तो एम इक्वल्स टू अल्फा एम प्लस बीटा, यहाँ से लिख दिया, इसको भी ये लिख दिया। अब आर एल एच एस, अब ये दूसरी क्वेश्चन, ये कौन सी है, एक्स ऑन वाई, ये कौन सी है, ये है एक्स ऑन वाई, और ये कौन सी हो गई, वाई ऑन एक्स, क्लियर है। तो अब अल्फा एम प्लस बीटा इक्वल्स टू एम प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, अब एम वाली साइड को एक साथ कर लिया, बाकी को साइड ले ली, तो बी माइनस बीटा इक्वल्स टू एम अल्फा माइनस ए। तो वन, अब यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, बी माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस ए, ये एम की वैल्यू होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन मीन, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स ऑब्टेन इन अ कोरिलेशन एनालिसिस 60 ऑब्जर्वेशंस आर। अब 60 ऑब्जर्वेशन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 60, 5x इक्वल्स टू 6y प्लस 24 एंड 1000y इक्वल्स टू 768x माइनस 3608। क्या निकालना है, आर। अब देखो आर आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई माइनस डॉट बी वाई एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू को सबको एक साइड करोगे, मतलब ये 5 को नीचे भेजोगे, तभी तो x स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले बना ली, इधर से भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली। बी एक्स वाई कितना आ गया 6/5, और बी वाई एक्स कितना आ गया 0.768, ऐसे लिख दो, या 768 अपन 1000 लिख दो, एक ही बात है। अब इन दोनों का रूट ले लो, इन दोनों से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, वो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.96। अब प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसकी भी आंसर प्लस में था, इसकी वैल्यू प्लस में थी, तो इसलिए आर की वैल्यू कैसी हुई, प्लस हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5, क्लियर है। अब यहाँ से आ गया आर। अब निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कैसे निकलेगा, आपको पता है बी एक्स वाई कैसे होगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स 0.768, क्लियर है। ये फॉर्मूले अभी बताए हैं सब। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, आर से आर कट गया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, क्लियर है। ये पूरा बड़ा वाला सिग्मा वाई। अब देखो डिवाइड, अब सिग्मा एक्स ऊपर जाएगा, ये सिग्मा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये सब डिवाइड करके 1.5625 आ गया। इसका रूट ले लिया तो आंसर क्या बनेगा 5/4 बन जाएगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। अब इसमें एक टर्म और आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स टू वाई इज 5/24, ये प्रूव करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वाई क्या होता है सिग्मा वाई अपॉन वाई बार। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, जो है उन दोनों का रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/24। तो हम इन दोनों का रेशियो ले ले रहे हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सिग्मा वाई। अब देखो वाई बार और एक्स बार, ये देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका कैसे निकालोगे बताओ भाई। वाई बार और एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हो आप, दोनों क्वेश्चन दी हुई हो, अभी आपको बताया सबसे पहला क्वेश्चन यही करा था, सब दूसरा क्वेश्चन यही करा था कि जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको निकालना है, अगर दोनों इक्वेशन दी हुई हैं तो क्या करते थे, सॉल्व कर लेते थे कैलकुलेटर से, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों का आंसर आएगा रेशियो लेके 1/6 बनेगा। अब सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अभी निकाला है 5/4, यहाँ पुट कर दिया, आंसर निकाल के 5/24 आ जाएगा, क्लियर है। जो कैलकुलेटर से पार्ट करा था वो वाई बार एक्स बार आप उधर से निकाल लेंगे, क्लियर है। क्लियर हो गया इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। और किस तरीके से करेंगे, पहले स्टैंडर्ड कर लेंगे, मतलब 5x माइनस 6y इक्वल्स 24, और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी 768x माइनस 1000y इक्वल्स टू 3608 इधर आ जाएगा प्लस का, क्लियर है। या किसी भी साइड या ऐसे कर लो, -768 इधर आ जाएगा, -768x प्लस 1000y इक्वल्स टू -3608, एक ही बात है, क्लियर है। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारे हो गए सिंपल रेग्रेशन के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज मल्टीपल रिग्रेशन। इसका एक और सवाल देख लीजिए, मल्टीपल रिग्रेशन क्या है। बेसिकली आपको ये देखना है कि एक वेरिएबल एक से ज़्यादा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी y x के ऊपर कर रहा था, अब y हो सकता है x, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4 सबके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। बस ये है मल्टीपल रिग्रेशन, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ x1 और x2 एंड x3 फ्रॉम द डेटा रिकॉर्डिंग रिलेटिंग टू 3 वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर है। तो x1, x2 और x3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x1 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, क्लियर है। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो x1 है वो a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी। नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, तो अगर नहीं पता तो वो रेफर कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ
कि नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका, ए का कोफिशिएंट देखो, बी का कोफिशिएंट देखो, सी का कोफिशिएंट देखो, तो इनसे 3 इक्वेशन बनेंगी। अगर 3 अननोन्स हैं तो आपको 3 जो है आपको क्या बनेंगी, नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी। तो ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू अब देखो, ए के साथ क्या लगा हुआ है कोफिशिएंट में 1, तो 1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और समेशन लगा देंगे एक्स के साथ, या वाई होगा तो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है तो समीशन x1। अब ये समझ में आ गया ना ये इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि x1 जो है x2 और x3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, जैसे हम लिखते थे y ऑन x में, तो a प्लस बी एक्स लिखते थे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वैसे लिखा है, क्लियर है। नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा x1 इंटू 1 का जब समीशन लोगे, देखो समीशन 1 कितना होता है, इसका मतलब होता है समीशन 1 का मतलब होता है कि 1 को बार बार ऐड करोगे, तो 1 को एक बार ऐड करोगे कितना आया 1, 2 बार ऐड करा कितना आया 2, n बार ऐड करा कितना आएगा n, क्लियर है। 1 बार ऐड करा तो 1, 2 बार ऐड करा तो 2, 3 बार ऐड करा तो 3 आ गया। और अगर मैं 1 को n बार ऐड करूँगा कितना आएगा n आएगा, समीशन तो मैंने लिख दिया एन ए प्लस बी समीशन x2 प्लस सी समीशन x3। अब x2 है, क्योंकि अब b का कोफिशिएंट देखेंगे, x2 है तो x2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो x2 से मल्टीप्लाई कर दो समीशन x1 x2 पूरे के ऊपर समीशन x2 है, ठीक है, पूरे के ऊपर समीशन है a समीशन x2 प्लस b समीशन x2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू समीशन x2 x3, क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेंगे, क्लियर हो गया। अब अब कौन कौन से वेरिएबल आपको इसमें पुट करेंगे, तो पहले x1 निकालेंगे, x2 x3, अब x1 x2 भी लिख लेंगे, तो x1 x2 में लिख दिया है, x2 का स्क्वायर यहाँ से निकाल देंगे, x3 का स्क्वायर इसमें जरूरत है इसलिए लिख दिया, क्लियर है। x2 x3 जरूरत है, अब देखो ये x2 x3 एक ही बार जरूरत है तो x2 x3 निकाल दिया, ठीक है। अब देखो अब x1 x3 जरूरत है तो x1 x3 लिख दिया, सारे वेरिएबल्स आ गए। अब इन सबको पुट करा, x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करा, इन सबका समीशन निकाला, फिर x3 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर x2 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, x1 x2 की वैल्यू निकाली, x1 x3 की वैल्यू निकाली और x2 x3 की, सबका सम ले लिया। अब कुछ नहीं, इस इक्वेशन पुट कर दो, तो समीशन x1 की वैल्यू कितनी है, समीशन x1 56, तो 56 लिख दिया, इक्वल्स टू एन ए, एन की वैल्यू कितनी है, 4 ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो 4 1 2 3 4, तो 4a प्लस बी इंटू समीशन x2, तो b की वैल्यू कितनी है, b समीशन x2 32 प्लस c इंटू समीशन x3, c इंटू समीशन x3 की वैल्यू 16। इस तरीके से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दे रहा हूँ एक बार, कुछ नहीं करना है आपको। अब कैसे करेंगे आप, उससे अगर उस मोड से एग्जिट होना था ना, जैसे आपकी वैल्यूज़ अगर उधर हो गई थी तो आपको 1 दबा देना है, ये आपका एग्जिट हो जाएगा वहाँ से, क्लियर है। अब मोड को दबाइए आप 3 बार, अब इक्वेशन पे क्लिक करिए, ठीक है, कितने अननोन है इसमें, 3 अननोन है ए बी सी, तो आप 3 पे क्लिक करेंगे, अब वैल्यू डालिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। तो 4 32 और सी की वैल्यू है 16, तो 16 पुट कर दिया, अब है 56। अब देखो A2 मतलब दूसरी इक्वेशन आ गई 32 290 और कितनी आ गई 159 और ये कितनी आ गई 505, क्लियर है। इधर कितनी आ गई 16 159 94 और कितनी आ गई 276, इक्वल टू कितना आया, आंसर आया 0.64406। ये ए की वैल्यू आ गई जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, दूसरी वाई की वैल्यू है, मतलब बी की वैल्यू कितनी है 1.6610 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0.0169, क्लियर है। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में फिट कर देना है, फिर x1 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री मानी थी, उसमें पुट कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास इस इक्वेशन क्या हो गया, आंसर हो गया मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन का, मल्टीपल रेग्रेशन का, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।